तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, पिछले 2 चैप्टर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। यानी हम उन चार्जेस की बात कर रहे थे जो रेस्ट पर थे, आराम से एक जगह बैठे हुए थे। लेकिन अब इस चैप्टर में हम इन चार्जेस को रेस्ट नहीं करने देंगे। हम इनको मोशन में लाएंगे, इनको दौड़ाएंगे और देखेंगे कि जब चार्जेस चलना शुरू करते हैं तो क्या-क्या होता है। तो तैयार हो जाइए चार्जेस इन मोशन की दुनिया में एंटर करने के लिए। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर का रोड मैप देखेंगे। देखो, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि करंट असल में है क्या, चार्जेस इन मोशन का मतलब क्या है। फिर हम कंडक्टर्स के अंदर झांककर देखेंगे कि आखिर इनके अंदर करंट चलता कैसे है। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ, जिसे हम द गोल्डन रूल भी कहते हैं। फिर हम और भी डीप जाएंगे इलेक्ट्रॉन के लेवल पर और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मजा तो तब आएगा जब हम इस माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट से ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि ये गोल्डन रूल हमेशा काम नहीं करता, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो एक पूरी जर्नी है फ्रॉम बेसिक्स टू द एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। अब हम इस स्लाइड में अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, करंट, चार्जेस इन मोशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, अब हमारा फोकस स्टैटिक चार्जेस से हटकर मूविंग चार्जेस पर आ गया है। याद रखिए, चैप्टर 1 और 2 में चार्जेस रेस्ट पर थे। अब जब वही चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो एक मेटल वायर के अंदर हो या आसमान में बिजली के रूप में, उसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब सवाल ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसे डिफाइन करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि करंट हमेशा एक जैसा नहीं होता। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ 2 तरह के करंट को कंपेयर किया गया है। लेफ्ट साइड पर है अनस्टेडी करंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइटनिंग, यानी आसमानी बिजली। ये करंट अचानक से आता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, और इसमें अचानक से बहुत सारा चार्ज क्लाउड से जमीन की तरफ फ्लो कर जाता है। ये एक सडन फ्लो है। अब राइट साइड पर देखिए, ये है स्टेडी करंट। ये वो करंट है जो हमारे टॉर्च के सेल से या रिमोट के सेल से मिलता है। ये कंटिन्यूअस और स्मूथ फ्लो है, बिल्कुल जैसे एक शांत नदी में पानी लगातार बहता रहता है। इस चैप्टर में बच्चों, हमारा पूरा फोकस इसी स्टेडी करंट पर रहेगा। अब हम इस स्लाइड में इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन कहती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। चलो इसको आसान शब्दों में तोड़ते हैं। पहला पार्ट है रेट ऑफ फ्लो। फिजिक्स में जहां भी रेट शब्द आता है, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितने टाइम में कोई चीज हो रही है। दूसरा पार्ट है नेट चार्ज, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। इमेजिन करो कि आपके पास एक वायर है और आपने उसे बीच से काट दिया। जो काटा हुआ हिस्सा आपको दिखेगा, वो सर्कुलर एरिया, उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितना नेट चार्ज गुजर रहा है, उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम इस स्लाइड में करंट का फॉर्मूला देखेंगे। जो डेफिनेशन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी, उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है ये। I = Q/T। ये फॉर्मूला स्टेडी करंट के लिए वैलिड है। यहाँ पर I करंट को रिप्रेजेंट करता है, Q उस नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जो क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है, और T उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जितने टाइम में वो चार्ज पास हुआ। करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत फंडामेंटल है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम इस स्लाइड में अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, हाउ कंडक्टर्स कैरी करंट। हम सब जानते हैं कि मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक या रबर नहीं करते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेटल्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें कंडक्टर बनाती है? इसी क्यों का जवाब हम इस सेक्शन में ढूंढने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में समझेंगे कि मेटल्स कंडक्ट क्यों करते हैं। ध्यान से देखिए, मेटल्स के अंदर एटम्स बहुत पास टाइटली पैक्ड होते हैं। इसके वजह से जो सबसे बाहर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो अपने पेरेंट एटम से आज़ाद हो जाते हैं। उनका एटम से लगाव कम हो जाता है। इन्हीं आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के असली हीरो हैं। ये पूरे मेटल के अंदर कहीं भी घूमने के लिए आज़ाद होते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में ऐसी कहानी नहीं है। वहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से बहुत टाइटली बंधे होते हैं, वो घूम नहीं सकते। यही बेसिक फर्क है एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब क्या होता है। तो सोचो, एक कॉपर की वायर आपके टेबल पर रखी है, उसके अंदर लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या वो शांत बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। रूम टेम्परेचर की वजह से उनके पास थर्मल एनर्जी है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक कमरे में बंद गैस के मॉलिक्यूल्स।
लेकिन उनका मोशन इतना रैंडम है कि अगर 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन राइट साइड जाते हैं तो अचानक उतने ही 1000 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड भी चले जाते हैं। इसलिए अगर हम सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो एवरेज वेलोसिटी 0 आती है, और जब नेट मूवमेंट ही 0 है तो नेट करंट भी 0 होगा। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि करंट फ्लो कराने के लिए क्या ज़रूरी है। तो अगर हमें उन रैंडम घूम रहे इलेक्ट्रॉन से करंट चाहिए तो हमें उन सबको एक ही डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा। और ये धक्का कौन देता है? ये काम करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है एक सेल या बैटरी से। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक बैटरी वायर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है जो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इस फोर्स की वजह से उनका रैंडम मोशन अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बायस्ड हो जाता है और हमें एक स्टेडी करंट मिलता है। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे, ओम्स लॉ, जिससे हम द गोल्डन रूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आगे आप जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे उन सब की फाउंडेशन यही लॉ है। ये लॉ बेसिकली 3 चीजों के बीच का रिश्ता बताता है, वोल्टेज जिसे हम V से लिखते हैं, करंट जिसे I से लिखते हैं, और एक नई चीज रेजिस्टेंस जिसे R से लिखते हैं। अब हम इस स्लाइड में ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे। ध्यान से सुनिए। ये लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो उसमें फ्लो हो रहे करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सीधा सा मतलब है आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। पर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है जिसे स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। मतलब जब तक कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा कांस्टेंट है तभी तक ये लॉ वैलिड। अब हम इस स्लाइड में ओम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे। हमने पिछली स्लाइड में कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन फटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर वो कांस्टेंट है R। तो इक्वेशन बन जाती है V इज इक्वल टू I टाइम्स R। इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम और इसका सिंबल है ये ग्रीक लेटर ओमेगा। ये इक्वेशन V इज इक्वल टू IR इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R 3 चीजों पर डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला है R इक्वल्स रो L बाय A। इसमें L है कंडक्टर की लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वायर जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। A है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसकी मोटाई। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वायर जितनी मोटी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और ये जो सिंबल है रो, जिसे रो कहते हैं, ये है रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग, एल्यूमिनियम की अलग। अब हम इस स्लाइड में एक नए सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, इनसाइड द वायर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। अभी तक हमने जो भी बात की वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर की। अब हम एक माइक्रोस्कोप लेकर वायर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी इलेक्ट्रॉन के लेवल पर आखिर हो क्या रहा है। करंट की जो असली कहानी है वो अब यहां से शुरू होगी। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, तो पूरा ध्यान यहां रखिएगा। अब हम इस स्लाइड में इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में रैंडमली इधर-उधर टकरा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी लगाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया, अब देखिए क्या होता है। फील्ड हर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, पर बेचारा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक्सेलरेट होता ही है कि आगे बैठे पॉजिटिव आयन से टकरा जाता है और रुक जाता है। फिर से एक्सेलरेट होता है, फिर टकराता है। इस चक्कर में वो तेजी से भाग तो नहीं पाता, लेकिन हर टक्कर के बाद वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में सरक जाता है, यानी ड्रिफ्ट हो जाता है। इसी धीमे से सरकने को ही हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अब हम इस स्लाइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन देखेंगे। इसे हम V के नीचे छोटा सा d लगाकर Vd से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन कहती है ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं जब उन पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। यहाँ एवरेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज सरकने वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये वेलोसिटी बहुत बहुत कम होती है। अब हम इस स्लाइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला है Vd इक्वल्स EE टाउ बाय m,
चलिए इसके हर टर्म को समझते हैं। E है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और M है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। E है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और यहाँ एक नया टर्म है टाउ, जिसे हम टाउ कहते हैं। इसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल है। मतलब एक टक्कर के बाद अगली टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन को ऑन एन एवरेज कितना रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट देखेंगे। एक टिपिकल कॉपर वायर जिसमें थोड़ा ठीक ठाक करंट फ्लो हो रहा हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होती है अंदाजा लगा सकते हो? उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है लगभग 1.1 मिलीमीटर्स पर सेकंड। हाँ, आपने सही सुना, मिलीमीटर्स पर सेकंड। ये तो एक चींटी यानी एंट की स्पीड से भी कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स करंट बना रहे हैं वो इतना धीरे चलते हैं, है ना अजीब। अब हम इस स्लाइड में इस स्लो ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करेंगे। वो जो स्लो स्पीड थी 1 mm पर सेकेंड, वो थी ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम थर्मल स्पीड होती है, जिससे वो इधर उधर भागते रहते हैं, वो लगभग 200 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रॉन 200 मीटर पर सेकेंड की तूफानी स्पीड से इधर उधर भाग रहा है और उसी वक्त वो 1 mm पर सेकेंड की कछुए वाली स्पीड से आगे भी सरक रहा है। अब हम इस स्लाइड में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इतना स्लो चलता है तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब तुरंत कैसे जल जाता है? इलेक्ट्रॉन को तो स्विच से बल्ब तक पहुंचने में घंटे लगने चाहिए। इसका जवाब है इस नंबर में, स्पीड ऑफ लाइट। देखो, होता क्या है कि बल्ब को जलने के लिए स्विच के पास वाले इलेक्ट्रॉन का बल्ब तक आना जरूरी नहीं है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, करंट ऑन हो जाओ का जो सिग्नल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पूरे वायर में लाइट की स्पीड से फैल जाता है। और जैसे ही ये सिग्नल हर जगह पहुंचता है, वायर के हर हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक साथ अपनी अपनी जगह से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बल्ब इंस्टेंटली ऑन होता है। अब हम इस स्लाइड में एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, डिराइविंग ओम्स लॉ। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक कहानी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ लिया है, तो अब टाइम आ गया है कि हम इस माइक्रोस्कोपिक नॉलेज को मैक्रोस्कोपिक लॉ यानी ओम्स लॉ से कनेक्ट करें। हम अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस स्लाइड में डेरिवेशन के स्टेप्स देखेंगे। घबराना नहीं, ये बहुत लॉजिकल है। हम शुरू करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से, जो है I = NaEVD। यहाँ N है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर इस इक्वेशन में हम Vd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी। इससे हमें करंट डेंसिटी J, जो कि I/A होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच एक रिलेशन मिलेगा। और हम प्रूव कर देंगे कि J इज प्रोपोर्शनल टू E, जो कि ओम्स लॉ का ही दूसरा रूप है। अब हम इस स्लाइड में डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट देखेंगे। जब हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम इस इक्वेशन पर पहुंचते हैं, J = NE² τ/m टाइम्स E। अब इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को ध्यान से देखो। N, E, τ, m ये सारी चीज़ें एक गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती हैं। तो इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हम एक नया नाम दे देते हैं सिग्मा, जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो इक्वेशन बन जाती है J = σE। यही ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अब हम इस स्लाइड में अपने चैप्टर के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, व्हेन ओम्स लॉ फेल्स। देखिए, हमने ओम्स लॉ को गोल्डन रूल कहा, पर फिजिक्स में अक्सर रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसे बहुत से मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, और आजकल की सारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं नॉन ओमिक डिवाइसेस पर बेस्ड है। अब हम इस स्लाइड में एक ओमिक कंडक्टर का ग्राफ देखेंगे। इसे हम गुड स्टूडेंट कह सकते हैं क्योंकि ये ओम्स लॉ को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करता है, जैसे एक सिंपल मेटल वायर। अगर हम इसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाएं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो ओरिजिन से पास होती है। ये VI ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना ही इस बात का सबूत है कि डिवाइस ओमिक है। और इस लाइन का जो स्लोप होता है V/I, वो हमें रेजिस्टेंस R की वैल्यू देता है। अब हम इस स्लाइड में एक नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ देखेंगे, जिसका एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर डायोड। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह बिहेव करता है। इसका VI ग्राफ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है। जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है, जिसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, तो करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को नेगेटिव करते हैं यानी रिवर्स बायस, तो करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्शन में अलग अलग है। ये क्लियरली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अब हम इस स्लाइड में एक और नॉन ओमिक मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ देखेंगे। ये तो और भी अजीब बिहेव करता है। इसका VI ग्राफ देखो। शुरू में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है।
लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर हम वोल्टेज को और बढ़ाएं तो करंट बढ़ने की जगह घटने लगता है। यह तो ओम्स लॉ का बिल्कुल उल्टा हो गया। इस रीजन को हम नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन कहते हैं। तो साफ है कि यह भी नॉन ओमिक है। तो इस चैप्टर को हम इस सवाल के साथ एंड करते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। सवाल यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इतनी धीमी स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं तो स्विच ऑन करते ही बल्ब या फैन तुरंत कैसे ऑन हो जाता है। हमने इसका जवाब इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में फिर से सोचें और अपना जवाब आसान शब्दों में नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।